बच्चों, आपको याद होगा, ठीक है, ओके, आप सभी को याद होगा कि कल के क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आर्थिक प्लस सामाजिक सामाजिक विकास का रूपरेखा, विकास का रूपरेखा, कल हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा और मेरी आवाज भी आप तक पहुंच रही होगी। ठीक है, क्योंकि पठन पाठन शुरू करने से पहले यह जरूरी होता है कि हम लोग सुनिश्चित कर लें कि जो भी यहां पर लिखा जाता है आप तक वो दिखाई देता है कि नहीं देता है, और हमारी जो आवाज है आप तक प्रॉपरली जो है जाती है कि नहीं। ठीक है, कल हमने आपको बताया था कि स्वतंत्र भारत में भारत के सामने कई बड़ी समस्याएं थी। उनमें से कोई भी समस्या जो है वह सामान्य नहीं थी। सबके ऊपर ध्यान आकर्षित करना जरूरी था। भाई, कृषि का विकास भी जरूरी था, शिल्प का विकास भी जरूरी था, उद्योग का विकास भी जरूरी था, संचार के साधनों का विकास करना भी जरूरी था। इसके बाद विज्ञान तकनीकी का विकास करना भी जरूरी था। सामाजिक समस्याओं में अशिक्षा की समस्या थी, अशिक्षा की समस्या थी, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव था, गरीबी, बेरोजगारी, विस्थापन। इसके बाद कुछ सांस्कृतिक समस्याएं भी थी, जैसे सांप्रदायिकता की समस्या, यानी स्वतंत्र भारत में हमारे सामने एक प्रकार की समस्या नहीं थी, अलग अलग तरह की समस्या थी। अब तो अंग्रेज भी चले गए थे, अब हम उनके ऊपर दोष भी नहीं लगा सकते थे। अब जो भी करना था, अच्छा या बुरा, हमें ही करना। और हमने लोगों को सपना दिखाया है कि हमें स्वराज्य मिल जाएगा, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, ये सब समाप्त हो जाएगा। अब समय आ गया, अब आप करिए। नहीं करेंगे तो फिर लोग पहले की साम्राज्यवादी सरकार से आपका तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद आपके ऊपर दोष लगाएंगे। तो बहुत जटिल समस्या थी, लेकिन हम सभी ने मिलजुल करके धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, धीरे धीरे इन सारी समस्याओं को हमने उन्मूलन करने का प्रयास किया, ताकि हमारे लोकतंत्र को हम लंबे समय तक बचा सके और हम इसमें सफल रहे, और हम इसमें सफल रहे। बच्चों, आप देखोगे कि उस समय जब हम लोग स्वतंत्र भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास की बात कर रहे थे, उस समय हमारे पास तीन रास्ते थे। पहला रास्ता तो था कि क्या हमें पूंजीवादी व्यवस्था को
क्या हमें पूंजीवाद का जो मॉडल है उसको फॉलो करना चाहिए? यानी जो पश्चिमी यूरोपीय देशों का मॉडल है, जो पश्चिमी यूरोपीय देशों का मॉडल है, उसे हमें फॉलो करना चाहिए, या हमें सोवियत रूस में प्रचलित समाजवादी मॉडल को अपनाना चाहिए? और तीसरा है कि हमारे देश में भी एक गांधीवादी मॉडल था, हमारे देश में भी एक गांधीवादी मॉडल विद्यमान था। तो पंडित नेहरू के सामने 3 मॉडल था। हिंदुस्तान का विकास पूंजीवाद के रास्ते होना चाहिए, हिंदुस्तान का विकास समाजवादी रास्ते होना चाहिए, या हिंदुस्तान का विकास गांधीवादी मॉडल से होना चाहिए। भारत सरकार ने सोचा कि हमें किसी भी मॉडल के प्रति अधिक आग्रहशील नहीं होना है। हमारा लक्ष्य है कि जो हमारे सामने समस्याएं हैं उनका हम निदान कैसे करें, इसलिए हमें यथार्थवादी होना चाहिए और हम अपनी समस्याओं को केंद्र में रखते हुए भारत के विकास के लिए एक भारतीय मॉडल को हम विकसित करेंगे। और इसका परिणाम हुआ कि स्वतंत्र भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जिस मॉडल को चुना गया, जिस योजना को चुना गया, वह न तो पूंजीवादी था और न ही समाजवादी था और न ही गांधीवादी था, है ना? वह तीनों का सार था। इन तीनों का सार था। ये देखो, ये हो गया, ये हो गया और ये है पूंजीवादी, ये है समाजवादी और ये है गांधी। तीनों को मिला करके हमने एक मिश्रित मॉडल को डेवलप किया और उसी आधार पर पंडित नेहरू ने आगामी समय में राष्ट्र के विकास के लिए रूपरेखा प्रस्तुत किया और इसमें उनको सफलता भी प्राप्त हुई। Neither it was capitalism, nor it was socialism, nor it was Gandhism. It was based on the goodness of the qualities of all the 3 models, capitalism, socialism and Gandhism. इन तीनों के अच्छाई को लेकर के हमने एक मॉडल को डेवलप किया। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं। कल हमने आपको बताया था, बस 2 मिनट का समय हम लेंगे, कल के डिस्कशन को थोड़ा सा हम आज भी रिपीट करना चाहते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट, कि सबसे पहले गांधी ने कहा, पंडित नेहरू ने कहा कि देखो भाई, हिंदुस्तान में अधिक लोग अभी गांवों में रहते हैं। पंडित नेहरू ने कहा हिंदुस्तान किसानों का देश है, हिंदुस्तान किसानों का देश है और यहां के 70% लोग अपना जीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं, अपने लालन पालन के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं, मोर देन 70%। तो सबसे पहला हमारा प्रोग्राम होना चाहिए कि कृषि में जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। यानी ये जो भूमि है इसमें सुधार किया जाए। क्या क्या सुधार होगा? सबसे पहले जो जमींदारी व्यवस्था है उसको
समाप्त करो, नंबर 1, ताकि ये सरकार है और ये किसान है, इन दोनों के बीच में एक मध्यस्थ है। एक क्या है? मध्यस्थ है, जमींदार के रूप में, जो किसानों का शोषण करता है। तो सबसे पहले सरकार और किसान के बीच में जो मिडिल पर्सन है उसको समाप्त करना। ठीक, इसके बाद सरकार ने कहा कि जो किसान इस पर खेती करता है उस किसान की पट्टे की सुरक्षा होना चाहिए। पट्टे की सुरक्षा होना चाहिए। पट्टे की सुरक्षा का मतलब होता है कि उसका जो काश्तकारी अधिकार है उसको सुरक्षित होना चाहिए। जब तक किसान उस भूमि के मालिक को रेवेन्यू देगा, उस किसान को इस जमीन से कोई नहीं हटाएगा। अच्छी बात। तीसरी बात, जमींदारी के दौर में सरकार ने किसानों से कितना लिया बच्चों? 89% लिया। कितना लिया? 89%। और महलवाड़ी में, रैयतवाड़ी में भी यह दर 50% से अधिक। सरकार स्वतंत्र भारत की, उसने कहा यह गलत है। वास्तव में सरकार के द्वारा छानबीन करने के बाद यह कहा गया कि किसान जो रेवेन्यू देगा वह उसके कुल उपज का 20 से 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कुल उपज कितना हुआ? 100। इसका रेवेन्यू कितना होगा? केवल 20 या 25, यानी 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कहा सरकार। अच्छी बात। सरकार ने भी कहा कि मान लो कोई किसान है और उसके पास 1000 बीघा जमीन। कितना जमीन है? 1000 बीघा। और वहां पर सैकड़ों लोग रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं, जिनके पास 1 इंच जमीन भी नहीं। भूमिहीन किसान है। बिना वजह इनका ऊर्जा बर्बाद होता है, जमीन खाली रहता है, कोई खेती नहीं करता है। बेहतर तो यह होगा कि जो भूमि स्वामी है, जिसके पास 1000 बीघा जमीन है, उससे जमीन को छीना जाए और छीन करके इन लोगों के हाथों में दिया जाए जो कम से कम श्रम करना चाहते हैं। क्योंकि ये श्रम करेंगे तो उन जमीनों में खेती होगा। जब खेती होगा तो आमदनी होगा, आमदनी होगा तो टैक्स होगा, तो टैक्स होगा तो हमारा राष्ट्रीय इनकम बढ़ेगा और हमारा पर कैपिटा इनकम भी। अच्छी बात। सरकार ने कहा कि ये तो अच्छी बात है। सरकार ने कहा कि अभी हिंदुस्तान में जो जमीन है संगठित नहीं। मान लो कि हम कोई किसान, मेरे पास 100 बीघा जमीन और 100 बीघा में पता लगा 20 बीघा यहां पर है, 10 बीघा यहां पर है, 15 बीघा यहां पर है। उसका परिणाम होता है कि जब हम खेती करने जाते हैं तो हमारा ट्रैक्टर, हमारा थ्रेशर, हमारा लेबर भाग दौड़ करता है। कभी यहां रहता है, कभी यहां रहता है। समय का नुकसान भी होता है, धन का व्यय भी होता है। यदि हम मान लो यहां पर कोई दूसरा किसान है, उसके पास 20 बीघा जमीन, मेरा 20 बीघा, तो हम क्या करेंगे? अपने 20 बीघा और इसके 20 बीघा दोनों को ले लें। और हमारे यहां पर हमारा 5 बीघा है और इसका 20 बीघा है, तो हम क्या करेंगे? अपना 5 यहां पर दे। दिस इज व्हाट चकबंदी। चकबंदी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि अपने खेतों को इकट्ठा कर सकते हैं, अपने जमीन को संगठित कर सकते हैं, और उसका फायदा यह होगा कि हमारा धन बचेगा, हमारा समय बचेगा, हमारा श्रम बचेगा
और हम बेहतर ढंग से निवेश कर। अच्छी बात। इसके बाद बच्चों सरकार ने भी कहा कि एक किसान के पास उतना पैसा होता नहीं कि वह सारे अपने भूमि पर ट्रैक्टर ला दे, विज्ञान ला दे, तकनीकी ला दे, उसके पास पैसा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि मान लिया कि ये गांव है, इस गांव में मान लिया कि 10 बड़े बड़े किसान रहते हैं और सभी ने क्या किया, एक समझौता किया, 10 ने समझौता किया कि हम लोग आपस में मिल करके क्यों नहीं हम शुरू करते हैं सहकारी कृषि। आपस में मिल करके हम शुरू करते हैं अमन सहकारी कृषि। इस सहकारी कृषि में क्या होगा कि 10 किसानों का पैसा लगेगा, 10 का मेहनत लगेगा, 10 का समय लगेगा, और हम मिलजुल करके ऐसे मशीनों को खरीद सकते हैं जिनको हम में से 10 में से कोई भी अकेले नहीं खरीद सकता है। अच्छी बात है। जिसका रिजल्ट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जिसका रिजल्ट ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन क्रांति, हरित क्रांति। तो बच्चों सब मिलाकर के हम कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चों ध्यान दें कि जब भारत सरकार ने 1951 में क्या शुरू किया था, 1951 में अपना प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू किया था। क्या? फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू किया था। उसमें सरकार ने कहा कि हमारा पहला लक्ष्य है कि हम कृषि को विकास करना चाहते हैं। हिंदुस्तान भूखा है, अनाज नहीं है, अकाल का शिकार हो रहा है। लोकतंत्र की बात करते हैं, अनाज का निर्यात करना पड़ता है। पश्चिम देश के लोग हंसते हैं कि लोकतंत्र की बात करता है, एशिया का नेता बनना चाहता है, नैम का नेता बनना चाहता है, और अपने यहां खाने का अनाज नहीं। इसलिए हम लोगों ने अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे पहले टारगेट किया हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं रहेगा, यानी कृषि का विकास। तो बच्चों ये आपका है पहला हमारा टारगेट। ठीक है। इसके अलावे आप देखोगे इस समय भूदान चलाया गया आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। ग्रामदान का कॉन्सेप्ट आया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। सर्वोदय का कॉन्सेप्ट आया, सर्वोदय जेपी, ग्रामदान, भूदान आचार्य विनोबा भावे। इन सबका परिणाम ये रहा कि कम से कम किसानों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने कई सकारात्मक कदम उठाए और उसमें उन्हें सफलता भी मिली। तो बच्चों ये आपका होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं, उद्योग को लेता उजाला। ठीक है ना? तुम्हारे आंसर में आज मैं लाया हूं जान करके, बहुत सुंदर, बहुत परिवर्तन हुआ है। तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा लिखने कैसे, बहुत सुंदर। ठीक है, यदि पढ़ाई कर रही है। ठीक है। अगला है बच्चों औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास पंडित नेहरू जो है वे आधुनिक उद्योगों का समर्थक है, आधुनिक उद्योगों का समर्थक है। जबकि गांधी कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान का उद्योग जो है, हिंदुस्तान का विकास कैसे हो, वो कहते हैं लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के द्वारा ही हिंदुस्तान का आर्थिक विकास होगा, ये गांधी जी कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि 1947 में हमारे सामने औद्योगिक विकास के रास्ते में
समस्या क्या थी, यानी उस समय हमारे देश में उद्योगों का हालात क्या था, हमें क्या चाहिए था, क्या हमारे पास था, क्या नहीं था। बच्चों आप देखोगे, मैंने पहले बताया था आपको जब हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे थे कि 1947 में इंडिया का पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में, इंडिया का पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल 3% का शेयर था। 1947 में इंडिया का पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल 3% का शेयर था। इतना ब्रिटिश सरकार ने लूटा था इंडिया। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारा हालात क्या था, हमें क्या करना था, क्या नहीं करना था, कैसे करना था। जब हम देखते हैं कि 47 में हिंदुस्तान के उद्योगों का हालात क्या था, तो बच्चों हम पाते हैं कि 8 से 10%, 8% से 10% का योगदान भारत के राष्ट्रीय आय में किसका था? आधुनिक उद्योगों का था। केवल 8 से 10%। भारत के पूरा राष्ट्रीय आय में जो बड़े उद्योग थे उनका भूमिका कितना था, उनका रोल कितना था, उनका योगदान कितना था? केवल 8 से 10%। जबकि लघु उद्योग जो थे इनका योगदान था 12 से 14%। सॉरी, 12 से 14%। लघु उद्योगों का योगदान कितना था राष्ट्रीय आय में? 12 से 14%। सोचिए, पूरे राष्ट्रीय आय में लघु उद्योगों का योगदान केवल 12 से 14% था और आधुनिक उद्योगों का योगदान जो है वह 8 से 10% था। दूसरी ओर उस समय भारत अपने उद्योगों के लिए, उस समय भारत अपने उद्योगों के लिए जो मशीन तकनीकी का आयात करता था, जो मशीन और तकनीकी का आयात करता था वह लगभग 90% से अधिक था। यानी 90% से अधिक भारत अपने मशीनों प्लस तकनीकी के लिए विदेशों पर क्या था? निर्भर। सोचिए, 90% से अधिक हमारे कारखानों में जो मशीन लगते थे उनको हम बनाते नहीं थे। हमारे पास बनाने का तकनीकी नहीं था, कारखाना नहीं था। 90% हम विदेशों से आयात करते थे। यानी हमारा विदेशी पूंजी जो है, जो पूंजी का भंडार है, उसमें ह्रास होता था क्योंकि हमें अपना मुद्रा चुकाना पड़ता था। इसके आगे हम देखते हैं कि 1947 में हमारे पास क्या था। आप देखोगे तो 1947 में हमारे पास कुछ चीनी मिलें थे, हमारे पास कुछ चीनी मिलें थे, कुछ चीनी मिले, कुछ कपड़ों का मिल, कुछ हमारे पास जूट मिले थे और थोड़ा बहुत हमारे पास
लोह और इस्पात, सीमेंट इत्यादि के कारखाना भी थे। आयरन स्टील तथा सीमेंट, कागज इत्यादि के कारखाने भी थे। लेकिन इनका स्वरूप अभी उस तरह से नहीं था जिस तरह से अमेरिका में, सोवियत रशिया में उद्योगों का स्वरूप था। मशीनें पुरानी पड़ी हुई थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। संक्षेप में बच्चों हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में जो उद्योग थे उनका हालात दयनीय था, उनका हालात बहुत अच्छा नहीं था। फिर भी हमें शुरुआत करना था, पीछे नहीं हटना था। तब पंडित नेहरू ने तय किया कि हम एक काम करते हैं, हमें एक काम करना होगा कि जो भारी उद्योग हैं उनकी स्थापना में काफी पूंजी चाहिए, काफी समय चाहिए। इसमें लाभ नहीं क्योंकि ये सार्वजनिक है ना। और इसमें अभिरुचि भी चाहिए। पंडित नेहरू कहते हैं कि भारत में जो निजी क्षेत्र है उसके पास उतना पूंजी नहीं, उसके पास उतना समय नहीं है, क्योंकि वह पूंजी लगाएगा तो 10 दिन के बाद देखेगा कि इससे हमें लाभ मिल रहा है कि उजल। इसके बाद उसका इसमें अभिरुचि भी नहीं। तो ऐसे में इन उद्योगों के विकास का दायित्व हमें लेना पड़ेगा। हाँ, हम क्या करेंगे, एक ऐसा आउटलाइन बनाएंगे, एक ऐसा रूपरेखा बनाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि कहां कहां सरकार रहेगी और कहां कहां प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, कहां कहां हम रहेंगे और कहां कहां सरकार काम करेगी, निजी क्षेत्र काम करेगा। पंडित नेहरू ने कहा कि सरकार का 2 सबसे बड़ा काम, 1 कि हम उद्योगों को हम आधार देंगे विकास करने के लिए, और साथ ही साथ हम ध्यान देंगे कि हमारा जो सामाजिक न्याय है यह भी पूरा होता रहे। यानी हमें विकास को प्रमोट भी करना है और हमें सोशल जस्टिस पर ध्यान भी देना है, ताकि जो समाज के कमजोर लोग हैं उनको भी इससे फायदा। और बच्चों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1948 में पहला औद्योगिक नीति जारी किया। पहला औद्योगिक नीति जारी किया 1948 में, और दूसरा जारी किया 1956 में, याद है ना, और दूसरा 1956। स्वतंत्र भारत की सरकार ने सबसे पहले 1948 में अपना पहला औद्योगिक नीति का प्रतिपादन किया, और इसके बाद 1956 में सरकार ने दूसरी बार अपना औद्योगिक नीति का प्रतिपादन किया। दोनों में आप पढ़ोगे तो दोनों में मुख्य भूमिका था कि
हमें किस तरह से भारत में उद्योग को डेवलप करना है, और जिसमें सरकार की भूमिका भी होगी और उसमें निजी क्षेत्रों की भूमिका भी होगी। हम दोनों को लेकर एक साथ चलना चाहते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इसके बाद देखोगे बच्चों, इस दौर में सरकार ने रूस से शिक्षा लेते हुए, रूस से प्रभावित होकर, उसने पंचवर्षीय योजना के क्या कहते हैं मॉडल को भी स्वीकार किया कि हमारे पास जो धन है वो सीमित है, पूंजी सीमित है, तो हम क्या करेंगे, एक योजना के माध्यम से हम यह तय करेंगे कि किस मद पर हमें कितना पैसा खर्च करना है और किस लक्ष्य को हम कब प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद देखोगे आप, इस दौर में 1950 में योजना आयोग भी आया, योजना आयोग भी आया, और 1952 में क्या है, एनडीसी, एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद भी है, राष्ट्रीय विकास परिषद भी है। इन दोनों को स्थापित किया गया, योजना आयोग 1950 में और राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में, जिसका उद्देश्य था कि भारत में आर्थिक क्षेत्र में होने वाले विकास को संगठित करना, उन्हें मार्गदर्शन देना और उन्हें एक सही रूपरेखा प्रदान करना, ताकि एक योजनाबद्ध विकास का लक्ष्य पूरा होते रहे, ताकि योजनाबद्ध विकास का लक्ष्य पूरा होते रहे और साथ ही साथ क्या होगा, सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य है वो भी पूरा होगा। ठीक, तो इस तरह से देखोगे आप कि भारत में हमने 1948, 1956 और 56 में ही देखोगे कि जब भारत ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू किया, पंचवर्षीय योजना शुरू किया, तो इस समय भारत ने आधुनिक उद्योगों को विशेष महत्व प्रदान किया, विशेष महत्व प्रदान किया। पहले 5 ईयर प्लान में कृषि को और दूसरे में उद्योगों को विशेष प्राथमिकता प्रदान किया गया। तो सब मिलाकर के हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए इन योजनाओं के माध्यम से अपने आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त किया। और बाकी चीजें आप जीएस में पढ़ोगे, इकोनॉमी, तो वहां से चीजों को आप जोड़ सकते हो। क्यों? ठीक है, मैं अगला लिखा हूं बच्चों, एक पॉइंट और है कि भारत सरकार जो है स्वतंत्र भारत में आदिवासी लोगों के लिए किस तरह से उनको जोड़ने का प्रोग्राम बनाया। क्योंकि देखोगे कि लगभग 3-4 बार हमने देखा है, 3-4 बार जो है यूपीएससी ने कुछ ऐसे सवाल पूछा है जी जो जनजातीय समाज से संबंधित है, जो जनजातीय समाज से क्या है संबंधित, इनके बारे में सवाल 3-4 बार आया है। तो आइए हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों आप देखोगे कि 1947 से पहले हम देखते हैं कि जनजातीय समाज जो है
इनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के शोषण के विरुद्ध के द्वारा ब्रिटिश सरकार के शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया गया, संघर्ष किया। और उस समय जनजातीय समाज को कांग्रेस ने अपना नैतिक समर्थन भी दिया। आप देखोगे कि गांधी के तीनों आंदोलन में गांधी ने हमेशा यह एक प्रोग्राम बनाया, एक योजना बनाया कि हमें जनजातीय लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ना है, राष्ट्र के मुख्य धारा से जोड़ना है। आप याद कीजिए, जब बारदोली में किसान आंदोलन होने वाला था 1928 में, याद कीजिए, तो उस समय गांधी जी गुजरात जाते हैं और वहां के जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी लोग थे, जिनको काली पराज कहा जाता था, जिनको लोकल लोग कहते थे काली पराज, क्योंकि ये आदिवासी क्या थे, काले थे, इनका वर्ण काला था। तो लोगों ने कहा काली पराज। गांधी ने कहा कि नहीं, यहां के जितने नेता थे, स्थानीय सरदार पटेल, महादेव देसाई, दयालजी देसाई, कुंवर जी मेहता, आपको मैंने बताया भी था, इन सभी को गांधी ने कहा कि नहीं, सबसे पहला काम करो, आदिवासियों को जो प्रॉब्लम है उसका तुम निराकरण करो और समाज को, आदिवासी समाज को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ो। और गांधी ने इस काली पराज का नाम रखा रानी पराज। कहा कि नहीं, ये है रानी पराज। रानी पराज का मतलब होता है कि जंगलों के वासी, जंगलों के रानी, जंगलों के वासी। इसके बारे में हम लोगों ने पहले बहुत चर्चा किया है कि जब इतिहासकारों का एक समूह है सबल्टर्न, मैंने बताया था, सबल्टर्न इतिहासकारों का समूह है सबल्टर्न। तो सबल्टर्न के जितने इतिहासकार थे, जैसे सुमित सरकार, इनके द्वारा किसान, मजदूर, आदिवासी के आंदोलन पर विशेष फोकस किया। इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा किए। यहां हम लोग को ये जानना होगा बच्चों कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आदिवासी समाज को कैसे और जोड़ा जाए, इनके मन में इस बात को कैसे बैठाया जाए कि स्वराज्य में इनका भी हिस्सेदारी है, राम राज्य में इनका भी हिस्सेदारी है, भारत की आर्थिक सेवाओं में, प्रशासन में, राजनीति में इनकी भागीदारी भी मिलना चाहिए। आप याद कीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया, भारतीय संविधान के आर्टिकल 46 का मतलब हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया कि राज्य आदिवासी समाज के आर्थिक तथा राजनीतिक सामाजिक उत्थान के लिए प्रयास करेगा। क्या करेगा? राज्य आदिवासी समाज की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान के लिए काम करेगा और उनके खिलाफ होने वाले अन्याय को रोकने में सहायता करेगा। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान ने अपने ऊपर इस दायित्व को ले लिया कि हम इस दायित्व से बच नहीं सकते, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि हमने संविधान का उल्लंघन किया। आप सोच सकते हो बच्चों कि आदिवासी समाज की समस्या को सरकार ने कितना गहराई से लिया, तभी जाकर के एक स्पेशल अनुच्छेद को जोड़ा। लेकिन सबसे बड़ी
जो योजना बनाया गया वह पंडित नेहरू के द्वारा बनाया। पंडित नेहरू ने कहा कि कानून कानून होता है, अनुच्छेद अनुच्छेद होता है। यदि सरकार संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, दायित्वों का भली भांति लागू नहीं करती है तो इसमें संविधान में दोष नहीं, इसमें सरकार में दोष है। और यही कारण है बच्चों कि पंडित नेहरू ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ में इस बात को स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? इस बात को स्वीकार किया, ध्यान रखना, कि आदिवासी समाज का उत्थान कैसे होगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का उत्थान आदिवासियों के द्वारा होगा, आदिवासियों के द्वारा होगा, के द्वारा होगा। और दूसरा, उनके संस्कृति के मार्गदर्शन में होगा, मार्गदर्शन में होगा। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। पंडित नेहरू ने कहा कि जो जनजातीय समाज है, जो जनजातीय समाज है, उसका प्रोग्रेस, उसका विकास कैसे होगा? जनजातीय लोगों के द्वारा होगा और जनजातीय संस्कृति के द्वारा। दो अलग अलग बात होगी। आदिवासी स्वयं अपना विकास करेंगे और विकास करने का जो मेथड होगा, पवन, विकास करने का जो तरीका होगा रोहित, वह भी ट्राइबल होगा, बाहरी नहीं होगा, उसे इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि वह स्थानीय होगा, ताकि उनकी संस्कृति को हम बचाकर रख सकें। ट्राइबल कल्चर, बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर पंडित नेहरू ने आदिवासी संस्कृति के जानकार विद्वानों, आदिवासी संस्कृति के जानकार विद्वानों के सुझाव पर आदिवासी समाज के विकास के लिए पंचशील का योजना प्रस्तुत किया। क्या किया? पंचशील का योजना प्रस्तुत किया। पंचशील का योजना प्रस्तुत किया। ये पंचशील वो नहीं है जो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। यह पंचशील है आदिवासी समाज के उत्थान के। तो नोट कीजिए, मैं बोलता हूं एक एक करके। देखिए, पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा जनजातीय समाज के उत्थान के लिए, जनजातीय समाज के उत्थान के लिए, जनजातीय समाज के उत्थान के लिए हेडिंग होगा, अमन, हेडिंग होगा जनजातीय समाज के उत्थान के लिए स्वतंत्र भारत में भारत सरकार का प्रयास। हेडिंग नोट कर लीजिए, जनजातीय समाज के उत्थान के लिए, जनजातीय समाज के उत्थान के लिए स्वतंत्र भारत में भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा किया गया प्रयास, भारत सरकार के द्वारा किया गया प्रयास। अब लिखिए, क्या बोला था जरा? जनजातीय समाज के उत्थान के लिए स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में 3 तरह के कार्यक्रम
तीन तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। 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 नंबर वन संवैधानिक जैसे अनुच्छेद 46 में, संविधान के अनुच्छेद 46 में, संविधान के अनुच्छेद 46 में यह कहा गया, यह प्रावधान किया गया, यह प्रावधान किया गया कि राज्य जनजातीय समाज के सामाजिक और आर्थिक हितों का, जनजातीय समाज के सामाजिक और आर्थिक हितों का न केवल संरक्षण प्रदान करेगी, न केवल संरक्षण प्रदान करेगी, न केवल संरक्षण प्रदान करेगी, अपितु उसे विकास करने के लिए, अपितु उसे और विकास करने के लिए प्रोत्साहन देगी, अपितु उसे और विकास करने हेतु प्रोत्साहन देगी, प्रोत्साहन देगी। नंबर 2, संविधान में जनजातीय समाज के उत्थान हेतु, संविधान में जनजातीय समाज के उत्थान हेतु विधान पालिका में उनके लिए कुछ सीटों को आरक्षित भी किया गया, उनके लिए कुछ सीटों का आरक्षण करने का प्रावधान भी किया, उनके लिए कुछ सीटों का आरक्षण करने का प्रावधान भी किया गया, तथा जनजातीय समाज के हितों के संरक्षण हेतु एक विशेष कमीशन का राष्ट्रपति के द्वारा गठन करने का प्रावधान भी किया, गठन करने का प्रावधान भी किया। नंबर 4, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जहां आदिवासी समाज का जनसंख्या अधिक है, वहां उनके हितों को देखते हुए कुछ विशेष कानून भी बनाने का प्रावधान किया।
कुछ विशेष कानून बनाने का भी प्रावधान किया गया, ताकि बाहरी लोग उनके जीवन में कोई भी हस्तक्षेप न कर सके, ताकि बाहरी लोग उनके जीवन में कोई भी हस्तक्षेप न कर सके। नेक्स्ट, नंबर 2 पॉइंट, भारत सरकार के द्वारा जनजातीय समाज के उत्थान के लिए समय समय पर कई तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक योजनाओं को भी प्रस्तुत किया गया। जैसे पंडित नेहरू के समय में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए पंचशील का परिकल्पना, जैसे नंबर वन जनजातीय समाज की संस्कृति एवं सभ्यता का सम्मान करना। जनजातीय समाज की संस्कृति एवं सभ्यता का सम्मान करना। नंबर 2, जनजातीय भाषा का सम्मान करना। नंबर 3, जनजातीय समाज को जमीन और जंगल पर उनके परंपरागत अधिकारों को स्वीकार करना। जमीन और जंगल पर उनके परंपरागत अधिकारों को स्वीकार करना। नंबर 4, जनजातीय समाज का प्रशासन जनजातीय लोगों के द्वारा चलाना। जनजातीय समाज का प्रशासन जनजातीय लोगों के द्वारा चलाना, ताकि ऐसे प्रशासक भावनात्मक स्तर पर जनजातीय समाज से जुड़कर उनके उत्थान के प्रति प्रतिबद्ध हो सके। अंतिम पॉइंट, जनजातीय समाज का प्रशासन
जनजातीय संस्कृति के माध्यम से चलाया जाए। जनजातीय समाज का प्रशासन जनजातीय संस्कृति के माध्यम से किया जाए। फुल स्टॉप। तो बच्चों ये पंचशील है। अब यहां पर लिखना नहीं है, बस समझिए बातों को। हाँ, एक तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, तीसरा, इसके बाद हम समझाते हैं। तीसरा लिखिए। पहला आपने लिखा कि संवैधानिक माध्यम से उत्थान, दूसरा लिखा कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से उत्थान, और तीसरा लिखिए, तीसरा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जनजातीय समाज का उत्थान, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जनजातीय समाज का उत्थान। ठीक है, ये तीसरा होगा। स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, ये तीसरा हेडिंग है, के माध्यम से जनजातीय समाज का उत्थान, समाज का उत्थान। ये तीसरा हो गया। पहला संवैधानिक उपचार, दूसरा सरकारी सेवा, सरकारी योजना, और तीसरा हुआ स्वयंसेवी संस्था। देखिए, जनजातीय समाज के उत्थान में, जनजातीय समाज के उत्थान में कुछ समाजसेवी संस्थाएं भी, कुछ समाजसेवी संस्थाएं भी हमेशा सक्रिय भूमिका निभाती रही, हमेशा सक्रिय भूमिका निभाती रही। इनका सबसे बड़ी भूमिका है, इनका सबसे बड़ी भूमिका है कि इनके द्वारा स्थानीय समस्याओं, इनके द्वारा स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से सरकार के सामने उठाया जाता है। सामान्य तौर पर सरकारी योजनाओं में, सामान्य तौर पर सरकारी योजनाओं में एक सबसे प्रमुख दोष यह होता है, एक सबसे प्रमुख दोष यह होता है कि समस्या और योजना में, कि समस्या और योजना में समन्वय का अभाव होता है, समन्वय का अभाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जनजातीय समाज के उत्थान में स्थानीय स्तर पर, इसलिए जनजातीय समाज के उत्थान में स्थानीय स्तर पर सक्रिय स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका भी, स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। फुल स्टॉप। बच्चों आप देखोगे कि इतना के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि जनजातीय समाज में इसका प्रभाव पूरी
तरह से पढ़ा। आज भी हम देखते हैं तो भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जनजातीय समाज के उत्थान के लिए जो प्रयास किए गए, उसमें हमें दोनों जो है बातें नजर आती हैं। यानी अभी भी कुछ कमियां हैं, अभी भी कुछ कमियां हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि पहले के अपेक्षा जनजातीय समाज में उन्नति हुआ है, सुधार, परिवर्तन हुआ है। यानी दोनों तरह से हम यहां देखते हैं। कुछ कमियां आज भी है और कुछ कमियों के बावजूद पहले की अपेक्षा जनजातीय समाज के जीवन में उत्थान भी हुआ। आप देखोगे, राजनीति में देख लो, प्रशासन में देख लो, एजुकेशन में देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो, जनजातीय समाज भी आगे बढ़ा है, ऐसा नहीं। लेकिन बच्चों, जब भी आप लिखोगे तो हमेशा इस बात की ओर आपका संकेत होना चाहिए कि 60-70 सालों के बावजूद अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। इनके लिए हमें शिक्षा का प्रचार करना है, प्रसार करना है। इनके लिए हमें स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार करना है। इनके लिए हमें संचार के साधनों को विकसित करना है। इनके लिए हमें रोजगार का सृजन करना है ताकि ये सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। अभी कमी है, और पंचायती व्यवस्था में इनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है ताकि पंचायत के माध्यम से ये लोग लोकतंत्र के नींव से जुड़ सके। प्रजातंत्र का जो नींव होता है वो पंचायती व्यवस्था होता है। जब इनका समावेश पंचायतों में होगा तो वहीं से निकल करके विधानसभा और लोकसभा में ही आएंगे। इसके अलावे हमें भी कोशिश करना है कि महिलाएं जो है उनके साझेदारी को भी हम बढ़ाएं। तो सब मिला करके आपको काम ये करना है कि जब क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखना बच्चों, जो करंट इशू है इस समय करंट में, उसको भी आपको जोड़ने का प्रयास करना। और उसके लिए आप जो करंट अफेयर्स पढ़ते हो वहां से सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो इनके जीवन के लिए, उत्थान के लिए जो योजनाएं चलाई जाती है उसको इकट्ठा कर लीजिए, और जो सवाल का, क्वेश्चन का डिमांड है उसके अनुसार अपने आंसर को, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज एक लंबे दौर के बाद बहुत दिन से हम प्रयास कर रहे थे कब समाप्त होगा, कब समाप्त होगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय ले लिया ये, ठीक है। हम, मुझे भी लगता है कि कुछ अधिक समय ले लिया है, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने तो, आप देख रहे हैं कि 2 घंटा मैं क्लास लेता हूं तो 2 घंटा मैं बोलता ही, मेरे क्लास में आलतू फालतू बातें नहीं होती। हम जो भी बात करते हैं बिल्कुल फोकस्ड बात होती है। इसके बावजूद भी इतना समय लग गया, इसका मतलब कि इसका फायदा तब मिलेगा जब आप परीक्षा देंगे, कारण कि हम लोगों ने किसी टॉपिक को छोड़ा नहीं। अब आइए हम देखते हैं, इस बीच में आपको आधुनिक भारत से कुछ भी पूछना होगा तो आप पूछते रहिएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि हम लोग का डिस्कशन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक रिजल्ट निकल न जाए। जब रिजल्ट निकल जाएगा तब माना जाएगा कि इतिहास समाप्त हो गया, अब नहीं पढ़ना है। जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक हम मानते हैं इतिहास पढ़ना है।
तो आइए आज से हम शुरू करते हैं विश्व इतिहास। ये हम लोग का हिस्ट्री ऑप्शनल सेकेंड पेपर में ये दूसरा यूनिट है। पहला जो यूनिट था आधुनिक भारत का, ये पहला यूनिट है। और दूसरा यूनिट है विश्व इतिहास, ये सेकेंड यूनिट है। और दोनों को मिला करके बनता है हिस्ट्री ऑप्शनल का सेकेंड पेपर बनता है। सेकेंड पेपर जिसमें मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री है। और जैसा कि आप जानते हैं और जानते भी होंगे कि फर्स्ट पेपर में प्राचीन भारत है और मध्यकालीन भारत है। मध्यकालीन भारत है। आप में से जो बच्चा बीपीएससी परीक्षा 66 दे रहा हो, आप में से जो बच्चा बिहार का बीपीएससी का मेंस जो है 66 दे रहा होगा, उसमें आधुनिक भारत से उसको बहुत फायदा मिलेगा। उसको फिर अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो अभी मेंस होने वाला है बिहार का, और मुझे लगता है कि मेंस के पहले आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से भी फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें भी हम बहुत कुछ तब तक आपको पढ़ा चुके होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक बात ध्यान रखना, मैंने बताया था आप सभी से कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, जो पुरानी एनसीईआरटी। अब हम इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहते हैं। इसमें से थोड़ा सा हम संशोधन करना चाहते हैं, क्योंकि उस समय हमने भी पढ़ा नहीं था। अब हमने क्या देखा है कि यदि आप ओल्ड के साथ जो न्यू एनसीईआरटी है उसको भी जोड़ लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। मेरा सुझाव मानिए कि ओल्ड एनसीईआरटी के साथ न्यू एनसीईआरटी को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि अभी हमने देखा है जो वर्ल्ड हिस्ट्री का एनसीईआरटी है क्लास 12 का, क्लास 11-12 का जो नई एनसीईआरटी आई है कितनी मोटी है, बहुत प्यारी एनसीईआरटी है, बहुत सुंदर है। उसको सब नहीं पढ़ना है, उसमें से कुछ को पढ़ना है, कुछ को छोड़ देना है। वो भी होगा सिलेबस के अनुसार। जो सिलेबस में है उसको पढ़ना है, जो नहीं है उसको छोड़ देना, लेकिन है बहुत प्यारी। यानी ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी उजाला, ठीक है। इसके अलावा आपको याद होगा कि मैंने कहा था दीनानाथ वर्मा, दीनानाथ वर्मा का विश्व इतिहास पर जो किताब है उसको भी आप लोग ले लीजिए। ये बहुत प्यारी किताब है, इसके पहले भी मैंने बताया था आपको, है ना। अमन आपके पास है, बहुत सुंदर किताब है ये, ध्यान रखना। जहां तक इग्नू की बात है वह तो आपके पास रहेगा ही, उसको तो होना ही होना है। हम कहते हैं कि एनसीईआरटी के अलावा आप दीनानाथ वर्मा को भी ले लीजिएगा। ये किताब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के समझ विकसित करने में आपको सहायक होगी, सहायता करेगी। ठीक है, और बाकी हम तो है ही, क्लास के अंदर जितना टॉपिक होगा उसको हम उतने ही बेहतर ढंग से रखेंगे जिस तरह से हमने आधुनिक भारत को रखा है। लेकिन हमने शुरू से कहा है
कि थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप भी कोशिश कीजिए, आप जो है एक स्टेप आगे बढ़िए, हम 2 स्टेप बढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि हम दोनों मिल करके अपनी यात्रा को जल्दी से पूरा कर लें। पल्लवी, जो नॉर्मल नॉर्मल लो है, यदि इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो तो नॉर्मल लो, यदि आप इंग्लिश भाषा में पढ़ सकते हो तो ये किताब तो बहुत अच्छी किताब है। इस किताब का नाम है नॉर्मल लो। इसका नाम है मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री। यदि आप पढ़ सकते हो इट्स गुड फॉर यू। आपको इतना अंग्रेजी आती है तो इससे काम चल जाएगा। अच्छा, इसका हिंदी मिलने लगा क्या? अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया किताब है। तब तो ये किताब बहुत अच्छी किताब है भाई। पल्लवी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे पास ये किताब अंग्रेजी में है, तो मैं जानता था अंग्रेजी में है। यदि हिंदी इसका आ रही है तो आप ले लीजिए। बहुत लिया क्या? हम बताए थे पता नहीं, पता नहीं। तो बच्चों, इस किताब को यदि मिल जाए हिंदी में तो आप ये भी किताब बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। और बाकी क्लास को छोड़ दो, क्लास में हम इतना कर देंगे कि आपको अलग से चिंता आवश्यकता नहीं पड़ेगी करने के लिए, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज पहला चैप्टर होगा। जब हम लोग सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में पहला चैप्टर दिया है प्रबोधन दिया है। प्रबोधन दिया है पहला चैप्टर, ठीक है। पवन, देखो, इन दोनों इसलिए हम कहते हैं, बात समझो आप, कि जो दीननाथ वर्मा है, जो दीनानाथ वर्मा है, दीनानाथ वर्मा है, वह एक कंप्लीट किताब है। वह क्या है? एक कंप्लीट किताब है। इस किताब में पुनर्जागरण से देखोगे शुरू किया गया। डीएन वर्मा में जो पहला अध्याय है, पहला टॉपिक है पुनर्जागरण, और यहां से शुरू करके यह 1945 तक पूरा गया। यानी डीएन वर्मा में पुनर्जागरण से लेकर के और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक रखा गया है। आपके पास होगा तो देखना। जबकि जो नॉर्मल लो है, जो नॉर्मल लो है, उस किताब को शुरू किया गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू किया गया है। यह शुरू हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। ध्यान देना, क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू किया गया। तो आप सोचो, यदि आप डीएन वर्मा को नहीं लोगे, यदि आप दीननाथ वर्मा को नहीं लोगे, तो 1914 से पहले का इतिहास कहां से पढ़ोगे भाई? इसके पहले आपको पढ़ना होगा अमेरिकी क्रांति, पढ़ना होगा। इसके पहले आपको पढ़ना होगा, क्या कहते हैं, जर्मनी का एकीकरण पढ़ना होगा, इटली का एकीकरण पढ़ना होगा, औद्योगिक क्रांति पढ़ना होगा। तो 1914 से पहले जो घटनाएं हैं उनको पढ़ने के लिए आवश्यक है कि आपके पास डीएन वर्मा भी होना चाहिए। हाँ, 1914 के बाद क्या करोगे कि दोनों को मिलाकर पढ़ लोगे। अरे भाई, कितना समय लगता है। ये दोनों किताब जो है ना, अरे जैन माथुर का नाम मत लेना अंजनी, जैन माथुर तो पागल कर देगा। इतना अधिक लिखा है, इतना अधिक लिखा है कि उससे क्या होता है कि आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। अंजनी, जैन माथुर मेरे पास भी है, लेकिन जब मैं निकालता हूं तो मेरा बीपी बढ़ने लगता है, कारण कि वो खत्म ही नहीं होता है जल्दी। ये किताब अच्छी किताब है, डीएन वर्मा और नॉर्मल लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है।
चलो कम से कम एक तो ले लो, अभी एक देखा जाएगा, पहले टीएन वर्मा ले लो, फिर जब वर्ल्ड वॉर पढ़ोगे तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम पहला चैप्टर लेते हैं, प्रबोधन। और सिलेबस में दिया गया है कि प्रबोधन क्या है, पहला। इसके बाद उपनिवेशों में प्रबोधन का विस्तार, प्रबोधन का विस्तार, उपनिवेशों में प्रबोधन का विस्तार। फिर दिया है कि मार्क्सवाद, समाजवाद क्या है, तथा इनका विकास, इनका विकास का रूपरेखा, इनका विकास का रूपरेखा, है ना। ये हम लोग का वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला चैप्टर है। यानी आप देख सकते हो कि इसमें पुनर्जागरण को नहीं रखा गया है, इसमें पुनर्जागरण को नहीं रखा गया, इसमें धर्म सुधार आंदोलन को नहीं रखा गया। यानी कि पुनर्जागरण क्या मतलब है, 14 to 16 सेंचुरी, जबकि यह कहता है कि मैं आया हूं 17 and 18 सेंचुरी, जबकि प्रबोधन कहता है कि मैं आया हूं 17 और 18 सेंचुरी में। लेकिन इसके पहले जो दो घटनाएं हैं, पुनर्जागरण उसका समय 14 to 16 और धर्म सुधार आंदोलन उसका समय भी 16। तो बच्चों आइए हम इस अध्याय को सबसे पहले समझते हैं और फिर जैसा होगा हम लिखवाएंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि बिना पुनर्जागरण को जाने हुए, बिना धर्म सुधार आंदोलन को जाने हुए हम कैसे कह सकते हैं कि व्हाट इज प्रबोधन, व्हाट इज इनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट को जानने से पहले हमें जानना होगा कि पुनर्जागरण है क्या और धर्म सुधार आंदोलन है क्या, तब जाकर के हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो हेडिंग डालिए, प्रबोधन। कोई भी इसमें मार्कर बहुत सही नहीं। मार्कर का मतलब होता है थोड़ा सा उसका इंक डार्क, और मोबाइल में तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, और नहीं हल्का दिखता है ना, कोई बात नहीं। अच्छा समझ में आता है ना ऑनलाइन, लेकिन हल्का थोड़ा सा लगता है। प्रबोधन, हाँ इधर लाइट है। प्रबोधन सबसे पहला इसका समय
स्थान क्या है, कैसे है, कैसे और क्या क्या, कैसे और क्या क्या है। ठीक, प्रमुख विचारक और इसका प्रभाव, इसका प्रभाव, इसका प्रभाव। देखना बच्चों, ये वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ना बहुत वैचारिक है, यह दार्शनिक है, इसमें थोड़ा बहुत दर्शन का भी अंश है। और जब यह दार्शनिक है तो थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक इन बातों को समझना होगा, क्योंकि जो दार्शनिक होता है, जो दर्शन होता है, वह केवल विचार की बात करता है, और विचार को समझने के लिए विचारवान होना होता है। यदि आप विचारवान नहीं रहेंगे तो विचार को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा। हालांकि मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा कि आपको विचार समझ में आ जाए। फिर भी आपसे मेरा 2 निवेदन होगा, घर से पढ़ के आना और क्लास को ध्यान से सुनना, और हो सकता है तो जब हम बोलते हैं उस समय भी कुछ लिख लेना, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो हम सीमा से बंध जाते हैं कि यही लिखना है। हम बोलते हैं तो सीमा से बंधे नहीं होते हैं, सीमा से हम परे होते हैं, उसमें कुछ अच्छे विचार भी आपके पास आ जाते हैं। ध्यान देंगे आप, देखिए प्रबोधन एक क्रमिक विकास का परिणाम है। प्रबोधन एक क्रमिक विकास का परिणाम है। पहला है पुनर्जागरण, इसके बाद आता है धर्म सुधार आंदोलन, इसके बाद आता है प्रबोधन, और इसके बाद आता है विश्व में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन, परिवर्तन जिसे हम क्रांति का नाम देते हैं, जिसे हम क्रांति का नाम देते हैं, जिसे हम क्रांति का नाम देते हैं। जैसे अमेरिका 76 में अमेरिका और 1789 में फ्रांस। यानी पुनर्जागरण का मतलब हुआ 14 to 16 सेंचुरी। धर्म सुधार आंदोलन का मतलब हुआ 16 सेंचुरी, और प्रबोधन का मतलब हुआ 17 और 18 सेंचुरी। यानी ये पॉइंट क्लियर है, इसका समय क्या है 17 और 18 सेंचुरी, इसका समय है
17 और 18 सेंचुरी। स्थान सबसे पहले फ्रांस, सबसे पहले फ्रांस, इसका स्थान है सबसे पहले फ्रांस। प्रबोधन का मदर क्या है? फ्रांस है। प्रबोधन का जननी क्या है? फ्रांस है। 18 सेंचुरी में फ्रांस प्रबोधन का केंद्र था। जितने बड़े बड़े विद्वान थे फ्रांस में रहा करते थे, चाहे रूसो होगा, चाहे मॉन्टेस्क्यू होगा, चाहे वॉल्टेयर होगा, ये तीनों कहां रहते थे? फ्रांस में। अब अगला प्रश्न है कि प्रबोधन है, और यहीं से हमारा डिस्कशन शुरू होगा। व्हाट इज एनलाइटमेंट? प्रबोधन है। बच्चों, सबसे पहले हम कहेंगे कि प्रबोधन पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन का अगला अवस्था है प्रबोधन। प्रबोधन, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन का अगला अवस्था है, अगला स्टेज है। इसका मतलब हुआ कि जिन विचारों का पुनर्जागरण के द्वारा सृजन किया गया, जिन विचारों को धर्म सुधार आंदोलन के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया, उन्हीं विचारों का मुखर अभिव्यक्ति प्रबोधन के माध्यम से होता है। यानी प्रबोधन कुछ नया नहीं देता है, प्रबोधन कुछ नया नहीं देता है। प्रबोधन केवल उन विचारों को फिर कहता है जिन विचारों को पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से प्रतिष्ठित किया, उनका सृजन किया गया था। अंतर कितना है? तो फिर पुनर्जागरण में और इसमें क्या अंतर है? आपके मन में सवाल आएगा कि जब प्रबोधन में उन बातों को ही दोहराया गया जिन बातों को पुनर्जागरण में कहा गया था, तो दोनों में अंतर है। अंतर दोनों में है। पुनर्जागरण में खंडन तो किया गया, लेकिन धीरे धीरे खंडन किया गया। पुनर्जागरण में खंडन तो किया गया, लेकिन परंपराओं का सहारा लिया गया। जबकि प्रबोधन में खंडन तो किया गया, लेकिन केवल परिवर्तन की बात किया गया, परंपरा की बात नहीं किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर जो तर्क बुद्धिवाद है बच्चों, जो तर्क बुद्धिवाद है, वह अभी भी परंपराओं को पूरी तरह से इनकार नहीं करता है। लेकिन जब यहां पर तर्क बुद्धिवाद आता है तो केवल विज्ञान की बात करता है, केवल निरीक्षण की बात करता है, केवल परीक्षण की बात करता है, केवल अनुसंधान की बात करता है, केवल अन्वेषण की बात करता है, केवल प्रमाण की बात करता है, वो परंपरा की बात नहीं। तो ध्यान रखना, प्रबोधन का शाब्दिक अर्थ होता है प्रबल बुद्धि। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रबल बुद्धि। प्रबल बुद्धि जो प्रबोधन है उसका संधि विच्छेद करोगे, वह दो भागों में टूट जाएगा। एक हो जाएगा प्रबल हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा बोध, प्रबल बोध। जो प्रबल शब्द है उसका मतलब होता है उच्च, उसका मतलब होता है उच्च, और बोध का मतलब होता है ज्ञान। तो प्रबोधन का मतलब हुआ उच्च ज्ञान, हाई नॉलेज। ध्यान रखिए।
सब लिखवाएंगे, घबराने की बात नहीं। प्रबोधन का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवर्धन बोध। प्रियंका, प्रवर्धन बोध बराबर प्रबोधन, प्रवर्धन बोध बराबर प्रबोधन। प्रवर का मतलब उच्च, बोध का मतलब ज्ञान, प्रबोधन का मतलब उच्च ज्ञान। अब अगला प्रश्न है कि उच्च ज्ञान किसको मानेंगे भाई? आपने कह दिया किसका मतलब उच्च ज्ञान होता है, तो उच्च ज्ञान का मतलब क्या होता है? उच्च ज्ञान किस पर आधारित होता है? हम कैसे मानेंगे कि ये उच्च ज्ञान है? हम कैसे मानेंगे? बच्चों, प्रबोधन का मतलब होता है उच्च ज्ञान, और उच्च ज्ञान का मतलब होता है ऐसा ज्ञान जो तर्क बुद्धिवाद पर आधारित है, ऐसा ज्ञान जो विज्ञान पर आधारित है, ऐसा ज्ञान जो प्रयोग पर आधारित हो, ऐसा ज्ञान जो प्रमाण पर आधारित हो, ऐसा ज्ञान जो अनुभव पर आधारित हो, उस ज्ञान को हम कहते हैं प्रबोधन। ऐसा ज्ञान जो तर्क बुद्धिवाद पर आधारित हो, जो तर्क बुद्धिवाद पर आधारित हो, ऐसा ज्ञान जो विज्ञान पर आधारित हो, ऐसा ज्ञान जो प्रयोग पर आधारित हो, ऐसा ज्ञान जो प्रमाण पर आधारित हो, ऐसा ज्ञान जो अनुभव पर आधारित हो। अनुभव, प्रमाण, प्रयोग, विज्ञान, तर्क बुद्धिवाद, ये सब ऐसे कैरेक्टर हैं जो बताते हैं कि प्रबोधन वाकई एक उच्च ज्ञान का संकेत करता है, एक उच्च ज्ञान की ओर इंगित करता है। ध्यान देना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रबोधन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और प्रबोधन का अर्थ क्या होता है। प्रबोधन एक ऐसी विचारधारा है जो इस बात के प्रति संकेत करता है कि किसी विचार को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का आधार केवल तर्क होगा, केवल तर्क होगा। जो विचारधारा, जो परंपरा, जो व्यवस्था तर्क के कसौटी पर सही नहीं उतरेगा, उसे हम परित्याग कर देंगे, और जो सही उतरेगा उसे हम स्वीकार करेंगे। इस बात को विज्ञान भी कहता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जरा इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है, हेडिंग डालिए, प्रबोधन क्या है? प्रबोधन क्या है तथा पुनर्जागरण से कैसे भिन्न? प्रबोधन क्या है तथा पुनर्जागरण से कैसे भिन्न? पुनर्जागरण से कैसे भिन्न? प्रबोधन क्या है तथा पुनर्जागरण से कैसे भिन्न? देखिए, प्रबोधन का शाब्दिक अर्थ, प्रबोधन का शाब्दिक अर्थ उच्च ज्ञान होता है। प्रबोधन का शाब्दिक अर्थ उच्च ज्ञान होता है, उच्च ज्ञान होता है। प्रबोधन दो शब्दों के मेल से निर्मित हुआ है। प्रबोधन दो शब्दों के मेल से निर्मित है, दो शब्दों के मेल से निर्मित है। प्रवर प्लस बोध, प्रवर प्लस बोध, प्रवर प्लस बोध,
जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है उच्च ज्ञान, जिसका अर्थ होता है उच्च ज्ञान। प्रवर का मतलब उच्च, बोध का मतलब ज्ञान, जिसका अर्थ होता है उच्च ज्ञान। प्रबोधन, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन के बाद का अगला अवस्था है पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन तथा पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन के बाद का अगला अवस्था है प्रबोधन। ऐसे लिखना है। प्रबोधन का केंद्रीय मांग है कि, प्रबोधन का केंद्रीय मांग है कि सत्य तथा असत्य, सत्य तथा असत्य, सत्य तथा असत्य का परीक्षण केवल तर्क बुद्धिवाद के आधार पर होना चाहिए, केवल तर्क बुद्धिवाद के आधार पर होना चाहिए, केवल तर्क बुद्धिवाद के आधार पर होना चाहिए। प्रबोधन परंपरा में नहीं, प्रबोधन परंपरा में नहीं, परिवर्तन में विश्वास करता है, परिवर्तन में विश्वास करता है। राइट। अब लिखिए, प्रबोधन तथा पुनर्जागरण में मौलिक अंतर, प्रबोधन तथा पुनर्जागरण में मौलिक अंतर, प्रबोधन तथा पुनर्जागरण में मौलिक अंतर। देखिए, यद्यपि दोनों विचारों में बुद्धिवाद को स्वीकार किया गया है, यद्यपि दोनों विचारों में बुद्धिवाद को स्वीकार किया गया है, दोनों में ज्ञान हेतु, दोनों में यथार्थ ज्ञान हेतु, दोनों में यथार्थ ज्ञान हेतु विज्ञान आधारित प्रयोग, परीक्षण, प्रमाण आदि को सत्य अथवा असत्य के परीक्षण हेतु एक मापदंड के रूप में, एक मापदंड के रूप में अपनाने का सुझाव दिया गया है, एक मापदंड के रूप में अपनाने का सुझाव दिया गया है। लेकिन दोनों के स्वरूप में मुख्य अंतर यह है, दोनों के स्वरूप में मुख्य अंतर यह है कि पुनर्जागरण मध्यकालीन
विचारों का खंडन तो करती है, खंडन करने का सुझाव तो देता है, मध्यकालीन विचारों को खंडन करने का सुझाव तो देता है, लेकिन अपने विचारों को स्वीकार्य बनाने के लिए, लेकिन अपने विचारों को स्वीकार्य बनाने हेतु प्राचीन काल के परंपराओं को भी अपना आधार बनाती है, अपना आधार के रूप में प्रस्तुत करता है, अपना आधार के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी परंपरा परिवर्तन दोनों को एक साथ, यानी परंपरा और परिवर्तन दोनों को एक साथ रखने का प्रयास करता है, रखने का प्रयास करता है। जबकि प्रबोधन में परंपराओं का कोई स्थान नहीं है, प्रबोधन में परंपराओं का कोई स्थान नहीं। यह विशुद्ध रूप से बुद्धिवादी और अनुभववादी, यह विशुद्ध रूप से बुद्धिवादी और अनुभववादी विचारों को बढ़ावा देने की बात करता है, बढ़ावा देने की सिफारिश करता है। इसका मान्यता स्पष्ट है, इसका मान्यता स्पष्ट है, इसका मान्यता स्पष्ट है कि बुद्धि के आधार पर ली जाने वाली निर्णय, बुद्धि के आधार पर ली जाने वाली निर्णय में त्रुटि नहीं होती है, में त्रुटि नहीं होती है, में त्रुटि नहीं होती है। फुल स्टॉप। संक्षेप में यह कहना प्रासंगिक होगा, संक्षेप में यह कहना प्रासंगिक होगा कि प्रबोधन पुनर्जागरण का मुखर अभिव्यक्ति, प्रबोधन पुनर्जागरण का मुखर अभिव्यक्ति। अब हम अगला जो पॉइंट लेंगे उसमें हम लेंगे कि प्रबोधन की पृष्ठभूमि क्या है, प्रबोधन की पृष्ठभूमि क्या है। पहले आप देख लीजिए, फिर आराम से लिखिएगा, हमारे पास समय होगा लिखवाएंगे। पहले समझिए केवल बातों को।
इसका पहला पृष्ठभूमि है बच्चों आर्थिक क्रांति। आर्थिक क्रांति, यूरोप में आर्थिक क्रांति। पहला है यूरोप में आर्थिक क्रांति, यानी वाणिज्यवादी क्रांति, यानी वाणिज्यवादी क्रांति। ये सबसे पहला पृष्ठभूमि है। दूसरा है वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति, दूसरा है वैज्ञानिक क्रांति। और तीसरा है अनुभववाद। अनुभववाद का प्रभाव। अनुभववाद का प्रभाव। अनुभववाद का प्रभाव। और चौथा है पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन द्वारा प्रदत्त पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन द्वारा प्रदत्त पृष्ठभूमि, ये हो गया अनुभववाद। ठीक है, यानी बच्चों ध्यान रखना, प्रबोधन की पृष्ठभूमि यही है। अब देखो हम सबका नंबरिंग करते हैं, और जो हम नंबरिंग करते हैं वैसे आपको भी नंबरिंग करना होगा। इसमें सबसे पहला नंबर पर आएगा ये, जरा ध्यान रखना। पृष्ठभूमि में जब आप लोग प्रबोधन की बैकग्राउंड के बारे में पढ़ोगे, लिखोगे आंसर में, तो सबसे पहले किसको लिखोगे? इसको लिखोगे, पुनर्जागरण और धर्म सुधार। इसके बाद दूसरा नंबर किसका आएगा? दूसरा आएगा इसका। तीसरा किसका आएगा? इसका। और चौथा आएगा। कभी भी नंबरिंग में गड़बड़ी नहीं करना है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं करना है कि पहले लिख दिया अनुभववाद। इसलिए मेरी बातों पर ध्यान रखना। जब आप सभी प्रबोधन के बैकग्राउंड के बारे में लिखेंगे तो आपके आंसर में जो सबसे पहला पॉइंट होगा वह होगा पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन के द्वारा दिया गया पृष्ठभूमि। ये आपका पहला पॉइंट है। इसके बाद आप पैरा बदलोगे या नहीं बदलोगे, पॉइंट में है तो काम चल जाएगा। जब पॉइंट में रहता है तो पैरा की आवश्यकता, क्योंकि पॉइंट स्वयं पैरा है। इसके बाद लिखोगे आर्थिक क्रांति, लिख लिया। अब आया तीसरा में लिखोगे वैज्ञानिक क्रांति, और तब जाकर चौथा में लिखोगे अनुभववाद, जो लॉक का है अनुभववाद। आप पूछ सकते हैं लॉक, अनुभववाद किसका है? जॉन लॉक। जॉन लॉक। समझ? ठीक। देखिए बच्चों, आज थोड़ा सा समझाते हैं और फिर इसके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। बस सुन लीजिए, केवल 5 मिनट, केवल 5 मिनट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूरोप में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई प्रबोधन से और धर्म सुधार आंदोलन से। यानी यूरोप में जो बदलाव हुआ, यूरोप में परिवर्तन हुआ, यूरोप में बदलाव हुआ, वह शुरू होता है
जब इटली में पुनर्जागरण होता है और इसके बाद जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन होता है। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने मानव समाज को दिया बुद्धिवाद, दिया बुद्धिवाद, और क्या दिया? मानवतावाद दिया। मानवतावाद यानी मानव सबसे प्यारा होता है, मानव को सम्मान देना सीखो। पुनर्जागरण ने और क्या दिया? इहलौकिकता दिया। इहलौकिकता यानी जहां रहते हो यही स्वर्ग है। जिस स्वर्ग को नहीं जानते हो उसके बारे में व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? क्यों नहीं इस गरीबी को हटाओ? जितना भगवान का पूजा करते हो कि मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा, उतना मेहनत यहां करोगे, ये धरती क्या हो जाएगी? स्वर्ग हो जाएगी। तो पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन ने हमें क्या दिया? एक रास्ता दिया कि देखो भाई, इस रास्ते से चलकर जाओगे तो सब अच्छा ही अच्छा, क्योंकि तुम बुद्धि के द्वारा चल रहे हो। तुम जिस रास्ते से जा रहे हो ये रास्ता जान, और जो तुम्हारा मार्गदर्शक है वह दिमाग है, बुद्धि है, विज्ञान है, और विज्ञान कभी तुम्हें गलत दिशा नहीं दिखाए। अच्छी बात है। इसके बाद इस दौर में हम देखते हैं अमेरिका अभी मिल गया, कोलंबस ने अमेरिका को खोज दिया, वास्को डी गामा भारत को खोज दिया, अफ्रीका का खोज भी हो गया। तो इस दौर में कुछ नए देश आए और जिनके साथ व्यापार वाणिज्य शुरू हो गया। अब सोचो कि हमारे पास पहले अच्छा नाव नहीं हुआ करता था, नाव भी अच्छा हो गया, और समय देखने का यंत्र भी हमारे पास हो गया, दिशा देखने का यंत्र भी हमारे पास हो गया। यानी पुनर्जागरण के बाद यूरोप में व्यापार वाणिज्य में, कृषि में, शिल्प में, उद्योग में, मुद्रा में, बैंक में, बीमा में, ट्रेड में, कॉमर्स में काफी विकास हुआ। अब यूरोप वह नहीं रहा जो पहले था, अब धनी हो गया। वहां पर एक धनी मध्यवर्ग पैदा हो गया जो सपना देखने लगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। यदि वह गरीब होता तो पहले खाने का सोचता, पहले जो है दिल्ली बंबई जाने की बात नहीं करता। अब वो कहता है कि मैं ताज होटल में खाऊंगा, मुंबई में खाऊंगा, ये ढाबे पे नहीं खाऊंगा। इसलिए अब उसके पास इतना शक्ति हो गया कि वो ढाबा में नहीं खाना चाहता है, वो ताज में खाना चाहता है। इसके बाद सोचो, जब पुनर्जागरण ने कहा कि बुद्धि सबसे प्रबल होती है, तो हम लोगों ने बुद्धि लगाया। जब बुद्धि लगाया तो न्यूटन पैदा हो गया, केपलर पैदा हो गया, गैलीलियो पैदा हो गया, और जिसने इतना यंत्रों का खोज कर दिया कि खगोल को हम जान सकते, धरती के अंदर क्या है उसको जान सकते। यानी पहले जो भगवान होते थे कि चंद्रमा भगवान है, सूरज भगवान है, अब विज्ञान कहता है कि भगवान नहीं है, तारा है। राइट और रॉन्ग? यानी विज्ञान में क्रांति हो गई, नए नए औजार बन गए, जिसके माध्यम से हमने धरती को समझा, खगोल को समझा, आकाश को समझा, पानी को समझा, इस पताल को समझा। ये भी अच्छा है। और इसके बाद जब समझने लगे तो मन में अनुभव होने लगा, क्या कि इसका मतलब कि जब कोई फल आकाश से नीचे गिरता है तो फिर आकाश से ऊपर क्यों नहीं जाता है? चलो हम इसको गिरा कर दिखाते हैं। जब हमने दिखाया तो फिर गिर गया। इसका मतलब अनुभव होने लगा कि कुछ धरती में है जो इसे खींचती है। दैट इज जॉन लॉक, अनुभववादी जॉन लॉक। और सबने मिल करके किसको पृष्ठभूमि दिया? प्रबोधन को दिया। और जब प्रबोधन को पृष्ठभूमि दिया तो बड़े बड़े विचारक पैदा हुए जिन्होंने बड़े बड़े बदलाव करने की बात की। तो बच्चों, आज का सेवा यहीं तक रहेगा। इस बात को कल हम लिखवाएंगे आपसे। और आप सभी से मेरा निवेदन है,
कि चूंकि वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत हमने किया है, तो कल आप इस अध्याय को प्लीज प्लीज पढ़ के आएंगे, ताकि हम हमारे साथ आपका इंटरेक्शन हो सके और हम लोग जिस तरह से आधुनिक भारत को पढ़ा है उसी तरह से, उसी एनर्जी के साथ हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को भी पढ़ें। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।